शिकारी जो शिकार हुआ। डकैती और चोरी की तफ्तीश जितनी मुश्किल होती है, इतनी ही कत्ल की तफ्तीश मुश्किल नहीं होती। आसान तो ये भी नहीं होती, लेकिन तफ्तीश करने वाला थानेदार मालूम कर ले कि मकतूल क्यों कत्ल हुआ है, तो वो कातिल तक ज़रूर पहुंच जाता है। ये अकल और मेहनत का खेल होता है। कत्ल की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, लेकिन डकैती और सरुका यानी कि चोरी की वजह सिर्फ लूटना होती है। अगर मुजरिमों ने कोई सुराग, खुर्रा या अपनी कोई निशानदेही मौका वारदात पे नहीं छोड़ी, तो तफ्तीश करने वाला चक्कर खाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मेरे इलाके में डकैती की एक वारदात को 3 महीने हो गए थे और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो एक बड़ा गांव था। वारदात एक हिंदू साहूकार के घर में हुई थी। रात के वक्त 3 आदमी दीवार फांद कर अंदर आ गए। दीवार पर अंदर और बाहर पाँव की रगड़ के निशान थे। तीनों के पास कुल्हाड़ियाँ थी। इनके मुंह और सर साफों में छुपे हुए थे। इन्होंने घर वालों को जुगाया और सबको एक जगह इकट्ठा करके बिठा दिया। घर के अफराद भी एक बूढ़ी औरत थी, इसका बेटा था जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा थी। ये साहूकार का घर था। इसकी बीवी थी जिसकी उम्र 20-21 साल थी और वो इससे 1-2 साल छोटी एक गैर शादीशुदा साहूकार की बहन थी। डकैतों ने साहूकार को कहा कि वो उनको 8,000 रुपये नकद अपने हाथ से दे दे तो वो चले जाएंगे। अगर वो 3-5 करेगा तो वो जेवरात भी ले जाएंगे। जो घर में जितनी रकम है वो सब ले जाएंगे। इन दोनों लड़कियों को हराम करेंगे। साहूकार की नज़र में सस्ता सौदा यही था। इसने आराम से 8,000 निकाल कर डाकुओं के हवाले कर दिया। आज आपको 8,000 बहुत मामूली रकम लगती होगी। वारदात के वक़्त 8,000 रुपया आज के 8 लाख के बराबर था। डाकू रकम लेके चले गए और सुबह साहूकार ने थाने में आकर रपट लिखवाई। मैंने मौका मुलाहजा किया। मुझको डाकुओं के सिर्फ वही निशान मिले जो दीवारों पर अंदर और बाहर थे। ये जूतियों की लकीरें थीं। इनसे सिर्फ ये पता लगता था कि डाकू इस रास्ते से आए थे। साहूकार ने बताया कि ये दरवाजे से बाहर निकले थे। मेरे वास्ते हैरान होने वाली बात यह थी कि मुजरिमों ने घर वालों पे काबू पा लिया था, तो इन्होंने सारा सामान क्यों नहीं लूटा? वो सिर्फ रकम लेके चले गए। ये मसला भी सोचने वाला था कि इन्होंने 8,000 ही क्यों तलब किया। ये क्यों नहीं कहा कि घर में जितनी रकम है वो हमारे हवाले कर दो। अजीब वारदात थी। मैंने जब ये गौर किया तो मेरे पुलिस वाली अक्ल, जिसको छठी हिस्स बोलते हैं, मुझको कहने लगी कि ये वारदात पेशावर डाकुओं ने नहीं की। मैंने ऐसी वारदात कभी नहीं सुनी थी कि डाकू किसी के घर में दाखिल हुए और एक खास रकम का मुतालबा किया और रकम वसूल करके चले गए, जबकि वहाँ इनको इससे ज़्यादा रकम और मकरूज लोगों के गिरवी रखे हुए बेशुमार जेवरात भी मिल सकते थे। इस वारदात की कोई वजह थी। एक वजह मेरे दिमाग में ये आती थी कि साहूकार ने अपने किसी मकरूज को तंग किया होगा और इसने इस तरीके से अपना घाटा पूरा कर लिया। साहूकारा पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन हिंदू साहूकारों का ये कारोबार कुछ और ही तरह का था। इससे ज़्यादातर मुसलमान देहाती ब्याह शादियों या मुकदमेबाजियों में खर्च करने के वास्ते सूद पे कर्ज लेते थे। ये लोग इतना ही देखते थे कि इन्होंने रकम ली है और साहूकार ने बही खाते में अंगूठा लगवा लिया है। इनको ये पता नहीं लगता था कि साहूकार ने ज़ुबानी क्या कहा है और क्या लिखा है। साहूकार जेवर या ज़मीन गिरवी रखते थे। इसके बाद वो सूद की रकम वसूली में इन लोगों को बहुत तंग करते थे। साहूकार ऐसा चक्कर चलाते थे कि वसूली भी करते थे और असल रकम भी बढ़ती जाती थी। साहूकारों के बारे में एक कहावत मशहूर थी, दी डेली और ली हवेली। इसका मतलब ये होता था, एक अठन्नी यानी कि 50 पैसे सूद पे कर्ज दिया और मकरूज की पूरी हवेली पे कब्जा कर लिया। कभी कभार ऐसी वारदात हो जाती थी कि कोई मकरूज तंग आकर साहूकार के घर सफाया कर जाता। पेशावर डाकुओं का ये काम होता था। मेरे दिमाग में इस वारदात की भी यही वजह आई थी। किसी मकरूज ने साहूकार के साथ अपना हिसाब बराबर किया है।
اس نے اس واردات سے اپنے 2 دوستوں، بھائیوں یا رشتہ داروں کو ساتھ ملا کر خود کی ہے۔ اگر وہ پیشہ ور ڈاکو سے یہ واردات کراتا تو ڈکیت ساہوکار کا گھر خالی کر جاتے۔ میں نے ساہوکار کو کہا کہ وہ ان لوگوں کی فہرست بما پتہ جن کو دیے، وہ ان لوگوں کی فہرست بما پتہ مجھے دے جن کو اس نے قرض دیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اس نے اگر کسی کو بے وجہ تنگ کیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو وہ بھی بتا دے، اور یہ بھی بتا دے کہ کسی نے اس کے کبھی دھمکی دی ہوگی تو وہ کون ہے۔ اگر اس کو خود کسی پر شک ہے تو اس کا نام بتا دے۔ میں نے یہ کیس اپنے ASI کے حوالے کر دیا، اس کو سمجھا دیا کہ میں نے ساہوکار سے کیا طلب کیا ہے۔ ASI نے اسی دن تفتیش شروع کر دی اور 7-8 دن گزر گئے۔ ساہوکار خود کسی پر شک نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی کہا کہ اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہوا، کسی کے ساتھ بددیانتی اور زیادتی نہیں کی۔ اس نے ان لوگوں کی فہرست دے دی جس کو اس نے قرضے دیے ہوئے تھے۔ ASI اس کا بہی کھاتہ مجھے دکھانا شروع کر دیا۔ یہ ہم نے خود دیکھا کہ ساہوکار نے کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی۔ ASI نے اس فہرست میں کچھ آدمیوں کو شامل تفتیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے علاقے کے عادی مجرموں کو بھی بلایا اور مشتبہ بٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے تھانے میں رونق لگی رہتی تھی۔ عادی مجرموں نے اس طریقے سے پوچھ گچھ کی تھی جو ان کی شان کے عین مطابق تھی، مگر معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں تھا جہاں پہلے دن تھا۔ شکریہ۔